हेलो एवरीवन, दिस साइड भारती एंड आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, उसके पॉजिटिव एजेंट क्या रहेंगे एंड लास्ट वन इज उसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो चलो आज डिस्कस करते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है। हमारी जो ब्रेन होती है वहाँ पे ब्लड फ्लो का रुक जाना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रेन अटैक। और उस ब्रेन अटैक को हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में स्ट्रोक। तो क्या समझे आप, मतलब जब हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और वो किसी कारण से या किसी क्लॉट की वजह से या फिर हमारी ब्लड वेसल के फट जाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना और उसकी वजह से हमारी ब्रेन पे अफेक्ट होना, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोक। ओके, देन स्ट्रोक जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज इस्चेमिक स्ट्रोक एंड सेकंड वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है ये होता है जब हमारी ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, उस टाइम पे किसी क्लॉट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन का, ब्लड फ्लो का रुक जाना। कोई क्लॉट हमारी वेसल में, आप समझ लो ये हमारी वेसल है और इसमें ब्लड चल रहा है और यहाँ पे कोई क्लॉट फंस गया, कोई क्लॉट बन गया, कोई थ्रोम्बस बन गया, वो यहाँ पे फंस गया लाइक दिस, ये थ्रोम्बस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये थ्रोम्बस ब्लड को आगे नहीं जाने देगा और आगे नहीं जाएगा तो हमारा ब्रेन क्या होगा, क्या होगा हमारे ब्रेन पे क्या होगा, अफेक्ट आएगा। और अफेक्ट आएगा तो हमारा जो ब्रेन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो सोच नहीं पाएगा, वो नहीं बता पाएगा कि क्या टाइम चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें देखने के लिए हमें मिलती है इस्चेमिक स्ट्रोक में। देन बात करते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है, लाइक जैसे ये हमारी एक वेसल है और ये यहाँ से फट गई, यहाँ से फट गई, तो यहाँ से फटी तो ब्लड तो आगे गया ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ से फट चुकी है तो ब्लड तो नीचे ही जा रहा है, तो इसको ब्रेन को तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई मिली ही नहीं। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन पे अटैक आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक। तो आप समझ चुके हो कि हेमरेजिक क्या होता है और इस्चेमिक क्या होता है। तो अब बात करेंगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके जो सिम्टम्स हैं हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे, चलो बताती हूँ। फास्ट, FAST, फास्ट, ये हर कोई याद रख सकता है। तो इसमें F4 रहेगा फेस, तो फेस क्या हो जाएगा हमारा, डाइलेटेड। आपने देखा होगा जिन भी इंसानों को हमने देखा है, पेशेंट्स को सीवियर जिसको बोलते हैं स्ट्रोक होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनका जो फेस होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, फेस क्या हो जाएगा, डाइवर्टेड देखने के लिए मिलेगा हमें फेस। लाइक या तो लेफ्ट साइड की वीकनेस होगी या राइट साइड की वीकनेस होगी, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारा फेस डाइलेटेड है वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा पेशेंट के अंदर। ए फॉर आर्म, जो हमारी आर्म्स होती हैं उसमें क्या देखने के लिए मिलेगी, वीकनेस। एंड यहाँ पे आप देखोगे उनकी जो फिंगर्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कूल एक्सट्रीमिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी उसकी फिंगर्स में, मतलब जो उसकी आर्म्स होती है उसमें नमनेस देखने के लिए मिलेगी और या लेफ्ट साइड या राइट साइडेड की क्या होगी, वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। आपने देखा होगा सीवियर स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं या तो उनमें लेफ्ट साइड की वीकनेस रहती है या तो राइट साइड की वीकनेस होती है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, किसी भी एक साइड की वीकनेस हमें देखने के लिए मिलेगी पेशेंट के अंदर। देन बात करते हैं स्पीच। स्पीच भी उसकी कैसी रहेगी, नॉर्मल स्पीच नहीं होगी उसकी, मतलब वो वर्ड्स ही नहीं बोल पाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, वो बोलना चाहेगा लेकिन नहीं बोल पाएगा, स्पीच में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। देन टाइम आप देखोगे, अगर आप पेशेंट से पूछोगे वहाँ पे, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम पेशेंट का करते हैं तो आप वहाँ पे पूछोगे कि सर मैम टाइम क्या हुआ है, क्या आपको पता है अभी क्या टाइम हुआ है, तो उसे टाइम के बारे में नहीं पता होगा। अगर शाम भी होगी, आप देखोगे कि इवनिंग के टाइम पे भी आप सोचोगे
तो आप उसको पूछोगे क्या टाइम हुआ है तो पता नहीं क्या टाइम बताएगा, मतलब वो ओरिएंटेड नहीं होगा टाइम के बारे में भी। तो ऐसा अगर आप याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहने वाला है फास्ट, F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच, T फॉर टाइम। तो इसके थ्रू हम जो है सिम्टम्स को याद रख सकते हैं। डिस्कस कर लिए हैं सिम्टम्स, अब बात करते हैं कोज। कोई भी बीमारी अगर इंसान को है तो उसके कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ ना कुछ उसके जेनेटिक फैक्टर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें वो बीमारी देखने के लिए मिलती है। तो सेम वही चीज़ बात करेंगे हम स्ट्रोक के कॉज के बारे में। तो क्या क्या उसके कॉज हो सकते हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो इसका कॉज रहेगा हाई बीपी, मतलब हाइपर टेंशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपर टेंशन है तो उसे सबसे ज़्यादा चांस होंगे कि उसे इन फ्यूचर या कभी 1-2 साल के बाद उसको कभी ना कभी स्ट्रोक का खतरा उसके ऊपर बना रहता है। हाई बीपी वाले पेशेंट के ऊपर, जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं, अगर उनका बीपी हमने मेंटेन नहीं किया तो समटाइम आपने देखा होगा वेसल्स फट जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है हमें स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। ओबिसिटी भी इसके अंदर एक कारण रहता है। एंड डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं स्ट्रोक होने के। एंड कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हाई रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हम ब्लड थिनर खा रहे हैं, है ना। तो जिन पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उन पेशेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं स्ट्रोक होने के। एज फैक्टर इसके अंदर रहेगा। जिन इंसानों की एज अबव 55 ईयर्स रहेगी तो उनको चांस है स्ट्रोक होने का। एंड जेनेटिक फैक्टर भी अफेक्ट करता है। किसी के अगर फैमिली में किसी को स्ट्रोक रहा है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, इस्चेमिक है या हेमरेजिक है, वो भी कोई भी स्ट्रोक अगर किसी को रहा है तो उसकी फैमिली में आगे चल के किसी को भी स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। एंड अगर हार्ट प्रॉब्लम कुछ चल रही है, हार्ट फेलियर है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ऐसी कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स चली हुई हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा चांस है स्ट्रोक होने के। तो चलो बात करते हैं अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या क्या ट्रीटमेंट हम इसका दे सकते हैं। तो जो इसका ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा, आपने देखो मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन, तो उस स्ट्रोक के पेशेंट में मैक्सिमम पेशेंट्स को हाइपरटेंसिव होते हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी में। और पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलना है कि आपको अपनी डेली रूटीन में आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपको अपनी खानी है। लाइक उनको एम्लोडिपिन चल रही है, निफिडिपिन चल रही है या सिलिनिडिपिल चल रही है ना। तो ये सारी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब होती हैं बाय डॉक्टर एंड उनको बोलना है कि आपको अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स डेली रूटीन में लेनी है। फिर बात आती है एंटीकोगुलेंट। हम पेशेंट की स्टार्ट करेंगे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स पे रहेगा पेशेंट। अगर थ्रोम्बस बना हुआ था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी थ्रोम्बस की वजह से ब्लड सप्लाई का रुक जाना, तो उसकी लिए आप देख रहे हो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट जो है स्टार्ट की जाती है। देन अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पेशेंट को है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट की एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवाते हैं। लाइक अगर आपने देखा है स्ट्रोक का पेशेंट है तो वो लेटर रहता है या नहीं लेटर रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, जिसको बोलते हो कि तुम स्ट्रोक हो गया, सीवियर पेशेंट है तो वो लेटर रहता है। उसमें क्या क्या चांस बन जाते हैं होने के, उसमें चांस हो जाते हैं यूटीआई हो जाता है पेशेंट को, कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट कैच कर लेता है, बेड सोर उसको हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी कंडीशन देखने के लिए मिलती है हमें स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट की एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवाएंगे। एंड पेशेंट जो होते हैं स्ट्रोक वाले उनको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं क्योंकि वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं तो इसलिए उनकी एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स चलती है। और इसलिए भी चलती हैं, कुछ लास्ट में स्लीपिंग पिल्स भी देते हैं हम, क्योंकि स्ट्रोक वाले पेशेंटों में क्या होता है उनको नींद बहुत कम आती है, इंसोमिया की कंडीशन हो जाती है। तो उसमें क्लोनाजिपाम, एल्फ्रेक्स, तो
ऐसे ड्रग्स हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये उसकी मेडिकल मैनेजमेंट रहती है। क्या क्या बताया मैंने आपको, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोगुलेंट, एंटीबायोटिक, एंटी एंजाइटी ड्रग्स और स्लीपिंग पिल्स। तो ये इसमें क्या रहता है, पूरा मेडिकल मैनेजमेंट रहता है स्ट्रोक वाले पेशेंट का। तो अब बात करेंगे हम इसकी कि कौन कौन सी थेरेपीज हम इसमें दे सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि स्ट्रोक के पेशेंट में, सीवीए के पेशेंट में जो पेशेंट होते हैं बेड रिडन हो जाते हैं, उनको स्वेलोइंग प्रॉब्लम हो जाती है, वो खाना नहीं खा पाते, आरटी फीड उनकी स्टार्ट हो जाती है, एस्पिरेट का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, उनको बेड सोर हो जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से क्या होते हैं, बेड रिडन होते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, साइकोलॉजिकल वीक हो जाते हैं वो पेशेंट, उनको पेन रहता है। तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए कुछ थेरेपी सेशन दिए जाते हैं स्ट्रोक के पेशेंट को। तो डिस्कस करते हैं हम अब कि हम कौन कौन सी थेरेपी पेशेंट को देंगे। तो ये कुछ थेरेपीज हैं जो स्ट्रोक वाले पेशेंट को स्टार्ट करवानी होती है। तो फर्स्ट जो थेरेपी रहेगी वो होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्यों है, क्योंकि उसमें वन साइड की वीकनेस हो जाती है, वन साइड का पैरालाइज हो जाता है पेशेंट को। तो उस कंडीशन में पेशेंट की फिजियोथेरेपी चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि डेली फिजियोथेरेपी वाला आएगा, उसकी फिजियोथेरेपी कराएगा। तो लॉन्ग टाइम के बाद, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद पेशेंट की जो है वो स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे थोड़ा जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो खुद की थोड़ी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा। देन स्वेलोइंग थेरेपीज होती हैं, क्योंकि वो स्वेलो नहीं कर पाता खाना, वीकनेस हो जाती है, स्पीच प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो स्वेलोइंग प्रॉब्लम भी होती है। तो उसके लिए जो रहेगी स्वेलोइंग थेरेपी स्टार्ट की जाती है। केयर ऑफ बेड सोर, जब पेशेंट लॉन्ग टाइम तक बेड पे रहेगा तो बेड सोर की केयर करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। तो बेड सोर की केयर हम कैसे कर सकते हैं, बेड सोर की केयर हमें कैसे करनी है, अगर पेशेंट को बेड सोर हो गया है तो क्या करना है, सेकेंड आर्ली पोजिशनिंग करनी है उसकी, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करते रहना है हमें। एयर मैट्रेस हम उसको लगा सकते हैं और गुड न्यूट्रिशन डाइट हम उसको दे सकते हैं। या तो अब अगर आप आरटी फीड भी दे रहे हो तो उसमें भी आप हाई प्रोटीन डाइट रख सकते हो, लाइक मिल्क वगैरह, है ना, और जितनी भी पल्सेस होती है उनका सूप, ये सब कुछ हाई न्यूट्रिशन अगर पेशेंट लेगा तो क्या होगा, फिर बेड सोर के चांस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। एयर मैट्रेस तो लगाना ही है और पोजिशनिंग हमें उसकी करनी ही है, सेकेंड आर्ली या थर्ड आर्ली। उससे जो बेड सोर का जो रिस्क होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन पेन मैनेजमेंट करनी है। स्ट्रोक वाले पेशेंटों को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, लाइक वीकनेस हो जाती है लेफ्ट या राइट साइड की, जहाँ की भी, तो उन्हें उस एरिया में या फिर अपोजिट एरिया में, मतलब बॉडी एक उनको रहता ही रहता है, तो पेन मैनेजमेंट हमें पेशेंट की करनी है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल सेशन, ओह सॉरी, साइकोलॉजिकल सेशन हम पेशेंट के रखेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब पेशेंट स्ट्रोक में चला जाता है तो वो साइकोलॉजिकल क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो साइकेट्रिक रिव्यू तो हम लेंगे ही लेंगे और साइकोलॉजिकल उसके जो है सेशंस भी रखवाएंगे, पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि आप ठीक हो जाओगे, है ना, लाइक काउंसलिंग थेरेपी हम उसमें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी है स्ट्रोक पेशेंट के। ओके, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इतना ही है स्ट्रोक, और आगे हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे बात करनी है और कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।